आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम डॉक्टर रंजीता एंड यू ऑल आर वेलकम टू स्टडी IQ। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइंस NCERT क्लास 6 के चैप्टर नंबर 14 के बारे में, और जो है जिसमें हम पढ़ेंगे वाटर, पानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप इससे पहले वाले लेक्चर्स, इसी क्लास के इससे पहले वाले लेक्चर्स को देखने के लिए आई विल शेयर द टेलीग्राम लिंक, वहाँ पे जाके आप बाकी के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो वाटर जो है इज वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स विच इज फाउंड इन एडिक्वेट अमाउंट। पानी जो है आपको चारों तरफ दिखाई देता है, ये जो है एसेंशियल है हमारी लाइफ को के सपोर्ट के लिए। जो प्लैनेट अर्थ है, अगर उस पर अगर हम, आपने देखा होगा, अगर जो हमारा मार्स में जो रोवर गया है या किसी और प्लैनेट्स पे या मून पे जब हम पहले ढूंढते थे तो हम क्या ढूंढने की कोशिश करते थे? हमारे साइंटिस्ट क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे? पानी। बिकॉज पानी जो है इट्स सोल इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम हवा की बात भी करते हैं तो एयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट पानी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एयर जो है हमें कुछ प्लैनेट्स पे मिल गई है लेकिन पानी नहीं मिल रहा। तो पानी जो है फिलहाल के लिए, तो पानी जो है एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, लाइफ पॉसिबल हो पाती है उसके वजह से। तो प्लैनेट अर्थ जो है उस पर लाइफ पॉसिबल होने का एक बहुत बड़ा कारण पानी भी है। तो पानी जो है, वाटर इज वाइडली यूज फॉर पर्पस, ये आपको सारा पता है। 1000 तरीके के इसके पर्पस होते हैं, ड्रिंकिंग से लेकर, वॉशिंग से लेकर, इरिगेशन से लेकर, फैक्ट्रीज में यूज होता है, कलरिंग फैक्ट्रीज में, तो बहुत सारे इसके मल्टीपल यूज होते हैं। एज अ कूलेंट यूज होता है वाटर। सोर्स क्या होता है वाटर का, अब हम ये बात करेंगे। जो पानी अगर हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है तो उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। हमारी अर्थ का 71% जो सरफेस है अर्थ का, वो कवर्ड है वाटर से। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। द 3 मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर, अगर मैं 3 बड़े बड़े सोर्सेज की बात करती हूँ। पहली बात तो ये कि 70% जो अर्थ है वो वाटर से कवर हुई है। मतलब क्या है इस बात का? अगर आप पूरी अर्थ को देखेंगे, अगर आप मैप पे देखेंगे तो जितना परसेंट आप लैंड एरिया देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 30% है रफली, और 71% जो क्या है वाटर है, ओशंस हैं। मतलब अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको ओशंस नजर आएंगे। तो 71% अर्थ का सरफेस वाटर से कवर है। मेन सोर्सेज जो होते हैं वाटर के, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर। रेन वाटर आपको पता है बारिश से आ रहा है। ग्राउंड वाटर जो वाटर बॉडीज में है, जैसे कि वेल्स में, स्प्रिंग्स में, कुएं में और झरने में पानी है। सरफेस वाटर पे क्या क्या है? सी, ओशन, रिजर्वायर्स, रिवर्स, नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, टैंक्स हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, ये सारी जो है सोर्स है वाटर के। तो 71% जो वाटर है उसमें से जो 97% वाटर है, पहले मैंने आपको बता दिया अर्थ में टोटल 71% जो सरफेस है उस पे वाटर है। अब अगर हम इस 71% जो वाटर, जितना वाटर है उसमें से 97% वाटर जो है ओशंस और सी में है। मान लीजिए 100 लीटर अगर वाटर है तो 97 लीटर्स उसमें से सिर्फ ओशंस में और सी में ही पड़ा हुआ है। वो कौन सा वाटर है? वो सलाइन वाटर है ना। उसके अंदर सॉल्ट्स मिले हुए हैं, तो सॉल्ट्स मिले होने की वजह से दैट इज अ सलाइन वाटर। तो जितना हमारी अर्थ पर वाटर है उसका 97% वाटर जो है वो ओशंस में और सी में है, जो कि सॉल्टी वाटर है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स मिले हुए हैं। दिस वाटर इज कॉल्ड सॉल्ट वाटर और सलाइन वाटर। तो वो हमारे पीने के पर्पस में यूज नहीं हो पाता है, ये हम आगे बात करेंगे। ये देखिए इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है? सोर्स दिखाए गए हैं, रेन वाटर, म्यूनिसिपल वाटर, किसी ना किसी मेथड से लेते हैं, ग्राउंड वाटर जो नीचे से निकाल रहे हैं, ठीक है, सरफेस वाटर। तो ये सारे सोर्स दिखाए गए हैं। ओके, फिर हम एक बात करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि वाटर जो है कितना परसेंट हमारे लैंड पर है। अगर अर्थ की बात करते हैं तो 71% जो है वो अर्थ का सरफेस कवर्ड है वाटर से, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं वाटर साइकिल। आपको क्या लगता है, अगर हम बात करते हैं क्या ये सारा का सारा जो वाटर आप ओशन में देख रहे हैं, नदियों में देख रहे हैं, या कहीं पे कुएं में देख रहे हैं, तो क्या ये वाटर हमेशा से यहाँ पे पड़ा हुआ है या ऐसे ही रहता है? तो इसका जवाब है नहीं। वाटर एक साइकिल में रहता है। साइकिल मतलब यही वाटर जो है ये भाप बन के उड़ जाता है, और सेम वही जो वाटर भाप बन के उड़ता है
वही सेम वाटर बारिश बन के फिर नीचे आता है। तो ये जो वाटर है पूरा का पूरा जितना भी है, ये सर्कुलेशन में मेंटेन रहता है। अगर मैं सिर्फ अर्थ की बात करती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है ये, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर मैं अर्थ की बात करती हूँ, आप सोचिए यूनिवर्स के बारे में, आप सोचिए अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड की मैं बात करती हूँ, तो उस ब्रह्मांड में से हम लोग रहते हैं किस में, कौन सी गैलेक्सी में हम रहते हैं? हम लोग रहते हैं मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। मिल्की वे क्या है? गैलेक्सी, आकाश गंगा, है ना। इस गैलेक्सी के सोलर सिस्टम के अंदर हम रहते हैं। सोलर सिस्टम है हमारा, जिसके अंदर कौन है? सन। सन जो है हमारा स्टार है, और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स हैं। कितने टोटल प्लैनेट्स हैं? 9 प्लैनेट्स, जिसमें से एक को निकाल दिया अभी ना, जो सबसे बाहर वाला है। तो 9 प्लैनेट्स हैं, उसमें से एक प्लैनेट हम है अर्थ, उन सब प्लैनेट्स में से। तो अब आप सोचिए, हम ब्रह्मांड में मिल्की वे के बीच में सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है हम अर्थ, और अर्थ के ऊपर क्या है? अर्थ, अगर मान लीजिए मैं ये अर्थ ड्रॉ करती हूँ, तो अर्थ के ऊपर ये एटमॉस्फेयर है, अर्थ की ग्रेविटी है, जिसकी वजह से उसने एटमॉस्फेयर को होल्ड किया हुआ है। तो इस एटमॉस्फेयर में जब अर्थ बनी थी, और हालांकि ये ज्योग्राफी का पार्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ मैं, लेकिन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वाटर साइकिल में कैसे चल रहा है। तो जब अर्थ बनी थी तो उस टाइम पर ये पिघली हुई थी, ये गैसेस थे, फिर ये सॉलिड होते गए, धीरे धीरे ये पिघली हुई थी, फिर ये धीरे धीरे जमना शुरू हो गई। तब तक अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। धीरे धीरे वोल्केनिज्म हुआ यहाँ पर, और उससे गैसेस निकली, और धीरे धीरे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया। तो जो नीचे से जब वोल्केनिज्म होता था, मतलब वोल्केनिज्म को क्या बोलते हैं? वोल्केनो क्या होता है? ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी फटता था नीचे से, तो वो अपने साथ में अंदर से कुछ इस तरीके के वाटर वेपर, H2 होता है ना, वाटर, H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो वो निकलता था नीचे से। तो धीरे धीरे केमिकल प्रोसेस होते होते वो वाटर बना, और वो बारिश के फॉर्म में नीचे गिरता था, बारिश के फॉर्म में नीचे गिरता था अर्थ पर। उसकी वजह से हमारे ओशंस बने। तो अब मैंने ये सारी बात क्यों बताई आपको? मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, अर्थ के ऊपर जितना वाटर है वो मेंटेन है, वही वाटर साइकिल में घूम रहा है बार बार सदियों से। अर्थ की जो लाइफ है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तब से जब वाटर बना अर्थ पर, वो वाटर एक साइकिल के फॉर्म में घूम रहा है। उसमें इवेपोरेशन होती है, मतलब वो उड़ जाता है भाप बन के, फिर बादल बन जाते हैं, फिर बादल बन के फिर नीचे आता है, फिर वो सारी जगह चला जाता है, नदियों में, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है ना। समुद्र पहले थे ही नहीं, फिर धीरे धीरे समुद्र बने, उसमें पानी आया, फिर लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई। तो हम उसके बीच में, हम सिर्फ अभी 10,000 साल पुराने हैं, 10 से 12,000 साल पुराने हैं हम सिर्फ ह्यूमंस। तो हम उसके बीच में अभी आए हैं। हमें ये अर्थ इस तरीके से मिली है कि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे और सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारा का सारा पानी एक साइकिल में चल रहा है। तो इसीलिए हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा इस स्टोरी से समझ में आया होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल जो होता है वो मेनली क्या डिस्क्राइब करता है? वो डिस्क्राइब करता है प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, एंड इट्स यूजुअली कैरिड आउट इन 4 डिफरेंट स्टेजेस। क्या मैं बता रही थी? सरफेस जो होती है अर्थ की, जो जमीन है, उससे पानी इवेपोरेट हो जाता है और वो ऊपर घूमता है। उसकी 4 स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये साइकिल में घूमता है, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। एंटायर साइकिल इज कंट्रोल बाय, कौन कंट्रोल करता है? सन। जो सूरज है, जो सन है, जिसके चारों तरफ हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, वही वाटर साइकिल को भी कंट्रोल कर रहा है। कैसे? क्योंकि अगर सनलाइट आएगी, पहली बात तो सन की वजह से ही अर्थ प्लैनेट एग्जिस्ट कर रहा है ना। हम उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। हम अल्टीमेटली पुल किसकी वजह से हो रहे हैं? सन की ग्रेविटी की वजह से। सन ने हमको पकड़ के रखा हुआ है उस पोजीशन में कि हम चक्कर लगा रहे हैं अर्थ पर। तो जो सन है, सन इज द ओनली फैक्टर। अब यही जो सन है, इसी की सनलाइट जो है, वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि वाटर इवेपोरेट होता है। तो वाटर साइकिल को बनाने के लिए भी सन रिस्पॉन्सिबल है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर। द वाटर साइकिल इज द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड देन बैक टू द ग्राउंड। यही मैंने आपको अभी स्टोरी में समझाया। Thus, the water present on earth has been in circulation since the evolution of earth. ये सारी स्टोरी में आपको अभी समझाई है मैंने शॉर्ट में। जब से अर्थ बनी है,
जब से इवोल्यूशन शुरू हुआ है तब से वाटर जो है सर्कुलेशन में है कॉन्टिन्यूअसली, उसका सर्कुलेशन कभी भी नहीं रुकता। फाइन। वाटर गोज थ्रू ऑल द 3 स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड गैस, ये आप जानते हैं, वाटर तीनों स्टेट में रह सकता है। इन द प्रोसेस देयर आर सेवरल फैक्टर दैट असेस द वाटर साइकिल, द सन, एयर करंट्स, टू नेम अ फ्यू। वाटर साइकिल किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? सूरज की लाइट तो उसमें एक है ही, सनलाइट, एयर सर्कुलेशन जो हमारी हवा चलती है वो भी उसमें हेल्प करती है, और बहुत सारे फैक्टर्स उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, हम उन फैक्टर्स को देखेंगे अभी। अगर ये देखिए, ये डायग्राम बनाया हुआ है वाटर साइकिल का, इसमें आप देखिए ये क्या है, ये ओशन है, यहाँ से क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, फिर क्या हुआ, ये इवेपोरेशन ऊपर गया, मतलब ये भाप बन के उड़ गया, और वो जो भाप थी जैसे जैसे ऊपर बढ़ जा रही थी तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा था, गिरता जा रहा था नीचे। जैसे जैसे भाप ऊपर 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 जाती है उसका टेम्परेचर कम कम होता जाता है, ठंडी होना शुरू हो जाती है। ठंडी होने से क्या होता है, मैंने आपको एक पहले वाले चैप्टर में बताया था, जैसे ही ठंडा करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पास पास आ जाते हैं, तो कंडेंसेशन हो जाती है। कंडेंसेशन हुई, ये बादल बन गए और बारिश हो गई। फिर यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे भी वही दिखा रहे हैं, इवेपोरेशन हो रहा है यहाँ से भी। पौधों से क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन। पौधों से जो इवेपोरेशन होता है मॉइस्चर का, जो पौधों की लीव्स से होता है बेसिकली, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, जो कि हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी के ही एक चैप्टर में पढ़ा था। कौन सा चैप्टर था वो प्लांट्स के बारे में एक चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन के बारे में। ये यहाँ से ट्रांसपिरेशन हो जाता है, वो भी एटमॉस्फेयर में चला गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, सब्लिमेशन, आइस कैप, यहाँ पे आइस कैप बनी हुई है पहाड़ों के ऊपर, इनसे क्या हो रहा है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आइस से सीधा वेपर में चला गया, वरना क्या होना चाहिए, आइस, फिर क्या होता है वाटर, फिर वाटर वेपर गैस, ये होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही सनलाइट पड़ती है ये पिघलती नहीं है आइस, ये सीधा का सीधा उड़ जाती है, सब्लिमेशन हो जाती है, आइस से सीधा गैस बन जाती है और एटमॉस्फेयर में चली जाती है धूप से। फिर क्या होता है, इनका कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, स्नो मेल्ट करती है तो नदियां बनती हैं। ये सारा इसमें दिखाया गया है, बिल्कुल 6 क्लास की एनसीईआरटी है ना, तो ये देख लीजिए आप, इस तरीके से आपको समझा दिया गया है आसान तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चैप्टर। मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये चैप्टर पर्सनली। अब हमने क्या बोला था, वाटर साइकिल के 4 स्टेजेस के बारे में थी, तो हम 4 कौन कौन सी स्टेजेस पढ़ेंगे, इवेपोरेशन पढ़ेंगे, कंडेंसेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी हम स्टेजेस देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं इवेपोरेशन की। तो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन होता है जो सन की जो गर्मी होती है, सन की जो सनलाइट आती है अर्थ पर, वो गर्म होती है, उसके अंदर हीट होती है, हीट्स अप द वाटर फ्रॉम द ओशन एंड अदर वाटर बॉडीज, उन सब के पानी को गर्म कर देगी। तो ये क्या करेगा, ये पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो ये वाटर वेपर बन जाएगा और वो ऊपर जाएगा। मैंने आपको बताया था वाटर वेपर क्योंकि ऊपर उठते हैं तो क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, उनका कंडेंसेशन हो जाता है तो क्लाउड्स बन जाते हैं। तो इवेपोरेशन क्या था, प्रोसेस सन हीट की वजह से जो पानी है सरफेस ऑफ अर्थ पर, ओशन से, नदियों से, रिवर, सबसे, पॉन्ड से, हर जगह से, पौधों से, प्लांट से, और नॉट ओनली पौधों से और प्लांट से, इनफैक्ट अगर आप खुद भी, अगर आपको बहुत सारा पसीना आ रहा है, आप एक बार बाहर चले जाइए, जब आप, अगर हवा चलेगी, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर आपको पसीना आता है और आप बाहर जाते हैं तो आपका पसीना देखेंगे सूख जाएगा अपने आप। कहाँ गया वो भी इवेपोरेट हो गया, वो भी इवेपोरेट हो जाता है गर्मी से। तो कहाँ कहाँ से, नदियों से, तालाबों से, पौधों से, पेड़ों से, इनफैक्ट लिविंग बींग्स से, नॉट ओनली ह्यूमन, सभी से, जितने भी लिविंग बींग्स है उनसे भी सनलाइट की वजह से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा अगर आप धूप में बाहर जाते हैं तो पसीना निकल जाता है एक तो, और वो उड़ जाता है, पानी बाहर निकल जाता है शरीर का। तो क्या हो रहा है, वो सन की वजह से पानी बाहर जा रहा है, तो हमें उस पानी को दोबारा से पूर्ति करनी पड़ती है, अदरवाइज हमें क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे, अभी हम इवेपोरेशन की बात कर रहे थे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर टू इट्स वेपर्स इज नोन एज इवेपोरेशन। पानी पड़ा हुआ है, वो उड़ता है कैसे, भाप बन के, उसको क्या कहते हैं, वाटर वेपर्स कहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ओपन सरफेस ऑफ द वाटर ऑल द टाइम, डे एंड नाइट। अब आप बोलेंगे कि भाई रात को तो सूरज होता नहीं, कोई बात नहीं, सूरज तो नहीं होता, लेकिन
एटमॉस्फेयर के अंदर गर्मी तो होती है, सूरज कहीं गया नहीं है ना, सूरज तो हम तो घूम गए हैं बस, सूरज तो हमेशा से है, हमने रोटेट कर लिया, जैसे ही हम रोटेट कर लेते हैं तो रात हो जाती है, तो सन है बट इन सम अदर प्लेस, तो लेकिन गर्मी जरूर है एटमॉस्फेयर में, एयर जरूर है एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से डे एंड नाइट हमेशा इवेपोरेशन होता रहता है। सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली, मैंने बता दिया आपको, ओशन, लेक, हमेशा सब जगह से इवेपोरेशन प्रोसेस चलता रहता है। ओके, ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन वाटर इन ओशन, रिवर, लेक्स, द फील्ड्स, रोड्स, रूफटॉप, तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली वो वाटर वेपर में चेंज होता रहता है, हर टाइम सनलाइट आती है सुबह के टाइम पे, वो चेंज वाटर वेपर्स जो होते हैं वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, तो वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू द एयर ड्यू टू इवेपोरेशन। अच्छा, जब ये वाटर वेपर्स जो बनते हैं जैसे ही इवेपोरेट होगा तो ये कहाँ जाएगा, सीधा ऊपर बादल में तो नहीं पहुंचेगा ना, जैसे ही वाटर इवेपोरेट होगा तो सबसे पहले इवेपोरेट होके जो एयर है चारों तरफ उसमें जाएगा, तो वाटर इवेपोरेट होके सबसे पहले जो चारों तरफ एयर है उसके अंदर चला जाता है। जब मैं बात कर रही थी ह्यूमिडिटी की, ह्यूमिडिटी क्या होती है, हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जब डिस्कस करेंगे तो मैं ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगी, ये साइंस की एनसीईआरटी है तो मुझे थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा, राइट। तो वाटर वेपर जो है ऊपर जाके हवा के अंदर मिक्स हो जाते हैं। सेकेंड फिर प्रोसेस आता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, आप ये वाला डायग्राम देखिए पहले, ये ग्राउंड है, यहाँ पे क्या हुआ, वार्म ग्राउंड है, तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हुआ, एयर जो है ऊपर जा रही है, और उस एयर के बीच में क्या है, उस एयर के बीच में है वाटर वेपर्स। ये जो एयर पार्सल ऊपर जा रहा है, मतलब नॉट ये वाला, हर जगह से ऊपर जा रही है, हम तो यह इसको स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये ऊपर जा रहा है, तो इसके बीच में क्या है, इसके बीच में मॉइस्चर भी है, तो वो मॉइस्चर ऊपर जा रहा है, तो ये क्या बन गया, क्लाउड्स बन गए, कंडेंसेशन हो जाएगा, कूलिंग, राइजिंग, कंडेंसिंग एयर पार्सल। तो ये जैसे जैसे ऊपर उठती है इसका टेम्परेचर जो है फॉल करता जाता है, इसको हम बोलते हैं लैप्स रेट। ये क्या होता है हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस में कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड to form water is called condensation. The process of conversion of vapors into liquid to form water is called condensation. The process of condensation is opposite to evaporation. Evaporation से हमने नीचे वाले पानी को भाप बना दिया हीट से, सन ने, और ऊपर चला गया, फिर वो जैसे ही ठंडा हुआ वही वाला पानी जो है दोबारा से जो भाप बन गया था, जो एयर में चला गया था, गैस बन गया था, तो वो गैस वाला से फिर कंडेंस होके फिर से अर्थ पर आ जाएगा रेनफॉल के रूप में। तो क्लाउड फॉर्मेशन होती है, द क्लाइमेट क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज वार्म, इट गेट कूल, वन गोज अप इन द एटमॉस्फेयर, और वाटर वेपर जो क्या करते हैं, वो लाइट होते हैं, वो राइज अप करते हैं इन द एटमॉस्फेयर। मैंने आपको ये समझा दिया, जैसे ही नीचे से पानी जो है उस भाप बन के ऊपर उड़ता है, तो वही जो भाप है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है, एयर। तो मैंने आपको बताया वो जो एयर जो भाप है वो जो ऊपर जाएगी, वो ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने से वो फिर से पानी में बदल जाती है, और वही जो पानी है हमें एयर ड्रॉप्स के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो इसका जो डिटेल प्रोसेस है, अगेन आई एम सेइंग, हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो ये था कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज, ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन की। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया कि वाटर जो है सिर्फ और सिर्फ तालाब से या ओशन से, समुद्र से, इससे ही इवेपोरेट नहीं होता। वाटर कहाँ से इवेपोरेट हो रहा है, पौधे, प्लांट्स जो होते हैं वो भी पानी को इवेपोरेट करते हैं एटमॉस्फेयर में, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। देखिए इस डायग्राम में देखिए, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट, रूट से एब्जॉर्ब हुआ वाटर, वाटर ट्रेवल अप थ्रू प्लांट, यहाँ से ऊपर जाता है। ये मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में, प्लांट्स वाले चैप्टर में बताया था कैसे जा रहा है ऊपर, क्या है यहाँ पर, जाइलम फ्लोएम है, मैंने आपको समझाया था उस चैप्टर में, और ये ऊपर चला गया। वाटर लॉस्ट बाय फ्रॉम लीव पोर्स इन ट्रांसपिरेशन, लीव्स के जो पोर्स हैं उसमें से वाटर लॉस हो जाता है। अच्छा चलिए, आपने पिछली वाली एनसीईआरटी के चैप्टर्स देख लिए होंगे, तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन सा एक स्ट्रक्चर था जिसके थ्रू वाटर लॉस होता है। यहाँ लीव्स में एक छोटा छोटा कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, उसका नाम लिखिए आप, नाम आपको पता है तो बताइए। यू जस्ट स्टिमुलेट योर ब्रेन इफ यू वांट टू रिटेन। अगर आपको हमेशा के लिए याद रखनी है ना चीजें, तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। जो पहले वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जब सीरीज एंड होगी तो मैं आपको
इसी क्लास के सारे टेस्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कराऊंगी क्लास 6 के। फिर हम 7 में जाएंगे तो क्लास 7 के हैं। तो बिफोर गोइंग टू क्लास 7 हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता रहे कि आपको कितना इसमें से समझ आ चुका है। सो ट्रांसपिरेशन क्या हो रहा है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जा रहा है ये पानी यहाँ से। एवरी प्लांट वेदर इट इज इन अ क्रॉप फील्ड, अ फॉरेस्ट, कहीं से भी जा रहा है, उन सब में ट्रांसपिरेशन होता है। सब में जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो पानी ऊपर जाता है ना एटमॉस्फेयर में, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो जितनी अर्थ हमारी सरफेस है उस पे जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं सब में ट्रांसपिरेशन होता है। लेवल ऑफ ट्रांसपिरेशन सबका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग टाइम पीरियड पर भी, है ना। किसी सीजन में ज्यादा हो सकता है, किसी सीजन में कम हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारा जो वायुमंडल है उसके अंदर कितना पानी मौजूद है पहले से। अगर उसके अंदर पानी की कमी है, अगर हमारी जो हवा है वो सूख चुकी है, तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा जब गर्मी का मौसम होता है, वो मौसम जबकि हवा एकदम सूखी हुई है, जो कि अभी हमारा मौसम चल रहा है अप्रैल में, ये वाला जो मौसम है इसमें हवा के अंदर नमी नहीं है। नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ तो अभी आप देखिएगा बाहर अगर आप कपड़े सुखाने के लिए डालेंगे गीला कपड़ा तो वो जल्दी से सूख जाएगा। और सेम कपड़े को अगर आप डालेंगे जून जुलाई के मौसम में जब बारिशें होती हैं, तो बारिश हो भी नहीं रही है तो भी जल्दी कपड़े नहीं सूखते अगर धूप ना हो तो। धूप होगी तो एक और फैक्टर है, लेकिन जब एटमॉस्फेयर के अंदर नमी नहीं होगी तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है। ये मेरा समझाने का मतलब था। अगर नमी नहीं है तो इवेपोरेशन तेजी से होगा। अगर पहले से पानी पड़ा हुआ है एयर में तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है। फाइन, आई होप आपको समझ में आ गया ये कंसेप्ट। फिर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन। अभी क्या होगा? नीचे बारिश हो जाएगी, 4th स्टेप। ये क्या होता है? जब हम देखिए यहाँ पे जब क्लाउड्स बनते हैं, ये मैंने आपको बताया था उस वाले डायग्राम में, ये वाले डायग्राम में आपने देखा था, यहां से ऊपर गया इवेपोरेशन के थ्रू, कंडेंसेशन के थ्रू क्लाउड्स बन गए, तो यहाँ पे क्लाउड बन गए तो यहाँ पे रेन आ जाएगी। तो ये प्रोसेस था। तो उसी प्रोसेस की बात बताई जा रही है, प्रेसिपिटेशन। तो जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स कैरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन देम। इट मे सो हैपन दैट द मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज ड्रॉप्स ऑफ वाटर। देखो जब भी बारिश होती है ना, आपने कभी कभी देखा होगा कि बारिश जो होती है अलग अलग फॉर्म में होती है। कभी छोटी छोटी सी बूंदें देखी है आपने, कभी आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी बूंदें आ रही हैं, कभी बूंदों की बजाय ओले पड़ रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? अलग अलग फॉर्म में बारिश कैसे आ रही है? तो अलग अलग फॉर्म में जब बारिश आती है तो वो डिपेंड करता है कि जो हवा जो थी नीचे से ऊपर गई थी गर्म होके, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ये सारा मैकेनिज्म, सिंस हम एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे हैं तो मैं इसलिए डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ये सब ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो अभी आप समझ लीजिए कि डिफरेंट लार्जर देन अलग अलग साइज के ड्रॉपलेट्स बनते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो अलग अलग साइज के ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं। सच ड्रॉप्स ऑफ वाटर में बिकम सो हैवी दैट दे बिगिन टू फॉल। फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, ये हम जानते हैं। तो प्रेसिपिटेशन जो है ना, बारिश जिसको कहते हैं, रेन जो है ना वो अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं रेन, जिसको हम बोलते हैं स्नो, जिसको स्लीट बोलते हैं, हेल बोलते हैं। ओके, तो ये सारे रेन के फॉर्म्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं रेन की बात करती हूँ तो हम इसके फॉर्म्स को थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ रेन की, तो रेन क्या होती है? तो रेन हम उस बारिश को बोलेंगे जिसमें वाटर की जो बूंदें हैं, जो बारिश की जो बूंदें हैं, उनका साइज होता है लार्जर देन 0.5 mm, है ना। 0.5 mm से बड़ी जो बूंदें होती हैं उसको ही हम रेन बोलते हैं। अदरवाइज हम उसको ड्रिजलिंग बोल देते हैं, उससे छोटी होती है तो फुहारें बोल देते हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रॉपर रेन की कैटेगरी में नहीं आती। ओके, द मैक्सिमम रेन ड्रॉप साइज कितना हो सकता है? 6 mm तक हो सकता है। 0.5 mm से बड़ा होना चाहिए, अगर उसे 0.5 mm से छोटी होती है तो ड्रिजलिंग हो जाएगी, लेकिन 0.5 से 6 mm तक हो सकता है रेन का साइज, रेन ड्रॉप का साइज। स्नो क्या होती है? स्नो जब होती है जब आइस के क्रिस्टल, जो फ्लेकी क्रिस्टल्स होते हैं, वो ऊपर से गिरना शुरू हो जाते हैं। वाटर इन अ हेल और स्नो इज इन इट्स फ्रोजन और सॉलिड फॉर्म। हेल में भी और स्नो में क्या होता है? जमा हुआ आता है पानी। मतलब अगर स्नोफॉल हो रहा है तब भी,
ऐसे फ्लेकी फ्लेकी फॉर्म में आइस गिरती है नीचे, और अगर हेल स्टॉर्म हो रहा है तो बड़े बड़े ओले गिरते हैं। हेल क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ शावरी प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स। बड़े बड़े क्या होते हैं? पत्थर की तरह नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। उनका साइज क्या होगा? 8 mm से बड़े हो सकता है ना, तभी वो बनते हैं। हेल अकर्स इन वायलेंट थंडरस्टॉर्म। हेल स्टॉर्म जनरली कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चुपचाप से जैसे बारिश होती है बिना आवाज के, ऐसे हेल स्टॉर्म हो रहा है, नहीं। अगर हेल स्टॉर्म होगा तो थंडर स्टॉर्म भी आएगा, बिजली कड़केगी, आपने नोटिस किया होगा, बिजली कड़कती रहेगी, मौसम थोड़ा खराब होगा, तब हेल स्टॉर्म होता है। कभी भी नॉर्मल कोर्स में हेल स्टॉर्म नहीं होता। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ड्यू क्या होता है? मैनी टाइम्स जब छोटे छोटे, रात को आपने देखा होगा जब विंटर नाइट्स होती हैं तो जो सरफेस होती है एयर की, वो बहुत, जो सरफेस होती है अर्थ की, वो बहुत ठंडी हो जाती है। एज ए रिजल्ट जो वाटर प्रेजेंट होता है वेपर, वो कंडेंस हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं ड्यू। मतलब बारिश नहीं होती है, ठंडा होने की वजह से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का वाटर है वो नीचे सेटल हो जाता है, वो जम जाता है और छोटी छोटी बूंदों के रूप में आपको दिखाई देता है, उसको आप ड्यू बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर्स ऑफ वाटर के बारे में। तो सोर्स क्या होता है वाटर का? तो वाटर के सोर्स बहुत सारे, कोई भी हो सकते हैं, रिवर्स हो सकती है, स्प्रिंग्स हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर विच ह्यूमन बींग्स यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड फार्मिंग, वो कहाँ से आता है हमारे को? स्प्रिंग से या रिवर से या स्प्रिंग से आता है ना। वो हमें मीठा पानी चाहिए होता है। जो ओशन में और सी के अंदर जो पानी पड़ा हुआ है, जो हमारे महासागरों में पानी पड़ा है, उसके अंदर नमक बहुत ज्यादा है, तो वो हमारे लिए पीने के लिए और हमारी खेती करने के लिए काम में नहीं आ पाता है। ओशन और सी में क्या होता है? मोस्ट, हाँ मैंने बता दिया, ओशन और सी में क्या है, ये इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर के लिए भी फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन ओशन के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है। साइंस की ही एनसीईआरटी के अडेप्टेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने बताया था आपको कि अडेप्टेशन हुई है, प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं। तो ओशन वाले प्लांट्स की और एनिमल्स की भी एक बात है कि वो जो है अपने आप को उन्होंने सॉल्ट वाटर में अडेप्ट कर लिया है, तो वहां पे भी मिलते हैं। लेकिन जो अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, जो भी एनिमल्स और जो भी प्लांट्स और ह्यूमंस, उनके पीने के लिए ये फिट नहीं है। फिर बात करते हैं स्नो क्या होता है। अच्छा, स्नो से भी, स्नो इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर सम रीजन ऑफ द अर्थ। ऑब्वियसली जो पीक्स पे, जो माउंटेन, जो पहाड़ों की चोटियों के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है, जब वो पिघलती है धीरे धीरे, उसी से हमारी नदियों को पानी मिलता है। चाहे हम गंगा की बात करें, चाहे यमुना की बात करें, गंगोत्री, यमुनोत्री, इंडस वैली, जो इंडस रिवर है, जो इंडस रिवर है कि उसकी जो सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब के सब कौन सी हैं? ये सब की सब कहाँ से निकल रही हैं? ये सब की सब पहाड़ों की चोटियों से निकल रही हैं। पहाड़ों की बर्फ पिघलती है और हमें पानी देती है। तो सिंपल ये सारे सोर्स ऑफ वाटर है। उसके बाद और एक सोर्स है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर भी एक सोर्स है। 1.7% जो वाटर है हमारी जरूरत का, वो हमको ग्राउंड वाटर से मिलता है। हमें नहीं मिलता, मतलब जितना पानी है अर्थ के सरफेस में, वहां पे उसका 1.7% जो है वो ग्राउंड वाटर है। ये एक्चुअल में तो ये सारा रेन वाटर ही है जो नीचे चला गया सीपेज होके, ठीक है। ग्राउंड वाटर क्या होता है? नीचे से अर्थ की कोर ने थोड़ी ना दिया है वो पानी। ग्राउंड वाटर अल्टीमेटली रेन वाटर है, जो कि अंदर रिस के अंदर पहुंच गया था, वही है ग्राउंड वाटर। रेन क्या होती है? रेन आप अच्छे तरीके से जानते हैं, रेन भी एक सोर्स ऑफ वाटर है हमारे लिए, उससे भी हमें पानी मिलता है। तो हमने सोर्स ऑफ वाटर में क्या क्या पढ़ा? रिवर्स पढ़ा, ओशन, स्नो, ग्राउंड वाटर, रेन, ये सारे के सारे हमारे अर्थ पर सोर्सेज हैं। यस, लेक्स और पोंड की भी बात कर लेते हैं, सरफेस पे प्रेजेंट है। दीज आर वेरी स्मॉल रिजर्वायर होते हैं ये प्लांट्स के, वाटर के। वाटर टेबल, ठीक है, एक कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं, वाटर टेबल। ये क्या होता है? अगर आप सॉइल लेते हैं, कोई भी आप मिट्टी उठाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो मिट्टी जो होती है ना, वो थोड़ी आपको अलग अलग तरीके की मिट्टी जो होती है, उसके अंदर अलग अलग लेवल का मॉइस्चर कंटेंट होता है। कुछ मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है, कुछ के अंदर बिल्कुल पानी नहीं होता, सूखी होती है। तो जब आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, अगर आप अर्थ को खोदते हैं, अगर ये अर्थ की सरफेस है और वहां पे आप डिगिंग शुरू कर देते हैं, तो आपको अलग अलग लेवल पे मिलेगा, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग लेवल पे पानी मिलेगा। कुछ जगह पे आप देखेंगे भाई आपने 2 मीटर खोदा, आपको पानी मिल जाएगा।
वो कौन सी जगह होंगी? जो नदियों के पास हैं या जो समुद्र के पास वाली जगह, कोस्टल एरियाज। कुछ जगहों पे आप देखेंगे आपको 20-20 मीटर, 100, आपको कई कई मीटर्स नहीं, फीट में आपको खोदना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिगिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपको पानी मिलेगा। तो जो लेवल बिलो द सरफेस जो होता है उसी को हम कहते हैं वाटर लेवल। कितनी देर के बाद जाके आपको पानी मिल रहा है, वो वहाँ का वाटर लेवल है। जैसे कि अगर मैं बात करते हैं दिल्ली और एनसीआर रीजन की बात करते हैं या महानगरों की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सेसिव जो हो एक्सट्रैक्शन हो चुका है पानी का, और सारी की सारी जो सरफेस है उसको क्या बना दिया? सड़कें बन गई, उस पर बिल्डिंग्स बन गई। तो जो पानी मैंने आपको बताया, अंडरग्राउंड वाटर क्या था? अंडरग्राउंड वाटर जो था वो अल्टीमेटली रेन वाटर था। अब रेन के थ्रू तो पानी नीचे जा ही नहीं रहा, क्योंकि सारी की सारी सड़कें सीमेंटेड हो गई हैं और घर बन गए हैं, तो सब कुछ सीमेंटेड एरिया बन गया। तो वहां पे क्या हो रहा है? पानी लोग नीचे से पानी लोग निकाले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वाटर लेवल गिरता जा रहा है। तो बहुत सारे महानगर इंक्लूडिंग दिल्ली एनसीआर, वहां पे पानी अगर आप अंडरग्राउंड कोई भी नया जो लगाएंगे अगर कनेक्शन, तो वो नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर निकालना जो है इट्स नॉट परमिसेबल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की, अगर हम बात करें ड्रॉट की, तो ड्रॉट क्या होता है? सूखा पड़ना। ड्राउट होता है जब सूखा पड़ रहा है। ये वो कंडीशन है जबकि साल या फिर कुछ और टाइम के लिए, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए किसी जगह पर अगर बारिश ही नहीं हो रही है, तो वहां पे बोलते हैं कि सूखा पड़ रहा है। मतलब पहले वहां बारिश होती थी, लेकिन कोई एक ऐसा साल है कि वहां पे रेनफॉल जो है एक अमाउंट से कम हो गया या बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो हम उसे बोलते हैं कि वहां पे सूखा पड़ रहा है। उसमें क्या होता है? जो मिट्टी होगी उसके अंदर से सारा का सारा मॉइस्चर जो है इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो ड्राई हो जाएगी, और जो पेड़ पौधे हैं वो उससे भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से चला जाएगा पानी, तो वो सब भी सूख जाएंगे, और वहां पे क्या होगा? वाटर टेबल भी डाउन चला जाएगा। तो ये जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, सूखा पड़ता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो सारी की सारी वाटर टेबल पे, प्लांट्स पे, सॉइल पे, सभी चीजों के ऊपर इफेक्ट देखा जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? नो क्रॉप्स, तो फूड अवेलेबिलिटी है वो भी, फॉडर अवेलेबिलिटी मतलब चारा भी नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा। ओवरऑल सिचुएशन जो होगा, ह्यूमन और एनिमल और प्लांट्स लाइफ का लॉस होगा। तो इस कंडीशन का सारी चीजों पर इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, वहां की वेजिटेशन, सॉइल, सारी चीजों के ऊपर। अगर सूखा पड़ता है किसी जगह पर तो सारी चीजों के ऊपर इफेक्ट आएगा। ये चार्ट बना के मैंने बता दिया है, आप इस चार्ट में से रीड कर सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। तो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो आप इसमें से रीड कर लेना। नेगेटिव इफेक्ट हेल्थ पर होगा, फूड सप्लाई रुक जाएगी, स्ट्रेस होगा, एनवायरनमेंट पे क्या होगा? जो वहाँ की वेजिटेशन सारी खराब हो जाएगी, वहाँ की क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। इकोनॉमिकल क्या होगा? ऑब्वियसली लो एग्रीकल्चर होगा, तो लो यील्ड होगी, तो फिर क्या होगा? चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाएंगी, जो अनाज है वो सारे लोगों को मिल नहीं पाएगा। अगर मेडिकली देखें तो क्या होगा? लोगों के अंदर स्टारवेशन बढ़ेगी, तो डेथ्स रिपोर्ट होंगे, बच्चे जो होंगे उनको लो न्यूट्रिशन होगा। तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। दिस यू कैन रीड ऑल्सो एंड यू कैन थिंक अबाउट इट। फिर हम बात करते हैं फ्लड की। फ्लड जो है ये भी एक नेचुरल कैलामिटी है। इसमें क्या होता है? फ्लड में क्या हो गया? बहुत सारी रेन आ गई, कॉन्टिन्यूसली अगर रेन हो रही है तो क्या होगी? रिवर्स हमारी ओवरफ्लो हो जाएंगी, और वही रिवर्स का पानी जो होता है वो जाता है कहाँ? ओशंस में। तो ओशंस में जाएगा तो जो ओशन वाले एरियाज हैं अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? जैसे मुंबई की बात है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे डबल इफेक्ट होता है। एक तो बारिश ज़्यादा होती है, साथ में क्या होता है? वहाँ पे कोस्टल एरिया है तो सी लेवल भी वहाँ पे राइज कर जाता है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं फ्लड के? फ्लड के कॉन्सिक्वेंसेज सिंपल है, ये तो बहुत ज़्यादा, सॉइल में बहुत ज़्यादा वाटर आ जाएगा। ड्यू टू लैक ऑफ एयर द एनिमल्स इनसाइड द सॉइल, अब वाटर आ जाएगा तो जो सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सारे जो होगा उनको बाहर आना पड़ेगा। तो और क्या होगा? क्रॉप्स अगर कोई लगे हुए हैं तो वो लॉस्ट हो जाएंगे। और फैक्टर्स क्या क्या होते हैं अगर फ्लड आ रहा है? तो रेनफॉल, सॉइल कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स। देखो अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है तो फ्लड आएगा। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे फ्लड के पानी को रोकने के लिए पौधे ही नहीं लगे हुए तो भी फ्लड आएगा। तो मतलब ये वो वाले सारे लिखे हुए हैं फैक्टर्स, क्योंकि अगर रेन आ रही है
तो अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेन वाटर को, है ना। तो अगर ये नहीं होता तो वहाँ पे उन जगहों पे फ्लड बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। फिर ये जो है, अगर हम बात करें वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, और अगर हम वाटर के बारे में पढ़ते हुए वाटर कंजर्वेशन के बारे में ना पढ़ें तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, मतलब हमें पानी को बचाना है। तो क्या होता है, इसमें सारे पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज और एक्टिविटीज आती हैं जो कि बताती हैं हमें कि हमें सस्टेनेबल यूज करना चाहिए वाटर का, हमें उसको सही तरीके से यूज करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, कैसे उसको हम बचाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी को, वो सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया वाटर तो लिमिटेड है, वाटर साइकिल में चल रहा है, वही पानी है ना, वो घूम रहा है। अगर आप उस पानी को नहीं बचा पाएंगे जिस पानी की हमें ज़रूरत है, अदरवाइज वो सारा ओशंस में जा रहा है ना, नदियों में। अगर आप वाटर को ठीक से कंजर्व नहीं कर पाएंगे, और वाटर कंजर्वेशन जो होती है वो एक सिंगल हैंडेड अप्रोच नहीं है। वाटर कंजर्वेशन का सबसे पहला जो होगा वो होगा कि आपको अपनी वेजिटेशन को भी बचाना है, मतलब आपको अपने जंगलों को बचाना है, आपको अपने पेड़ों को बचाना है। अगर आप अपने जंगलों पेड़ों को बचाएंगे तो ही हम वाटर को बचा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपने सिर्फ एक चीज बोल दिया कि भाई आप कम पानी से नहाना शुरू कर दीजिए और पानी बच जाएगा। नहीं नहीं, अगर आपने कम पानी से नहाना शुरू भी किया तो भी अगर साथ में अगर ह्यूमन बींग्स ने ये काम नहीं किया कि उन्होंने अपने जंगलों को नहीं बचाया, तो जो है हम ये वाले पानी को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि बारिश फिर ज्यादा होगी, फ्लड्स आएंगे। मतलब अगर एटमॉस्फेयर में आपने इम्बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, बैलेंस रहना चाहिए। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं क्लाइमेट चेंज के जो फैक्टर हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं नेचुरल वाटर के ऊपर। इरिगेशन इंडस्ट्री, इतने सारे इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, वो उसमें सब में वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट्स को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। देखिए ये जो है एक मेंस का टॉपिक है, या ये वो टॉपिक है जिसमें कि आप अपने मर्जी से कितना मर्जी लिख सकते हैं, कितने मर्जी डायमेंशन को टच कर सकते हैं। सो यू कैन रीड द डायमेंशन विच आर रिटन हेयर, और आपको अपने दिमाग को भी लगा के सोचना है कि आप और इसमें क्या कर सकते हैं, राइट। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये भी एक चार्ट बनाया है, इसमें आप क्या कर सकते हैं देख लीजिए। रिड्यूसिंग वाटर नीड्स, इसमें क्या होगा, वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स लगाइए, कंजर्वेशन टिलेज, डाउट टॉलरेंट क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जो कि सूखे में भी रह पाएं। तो मतलब बहुत सारे मेथड हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि हमें किस तरीके के कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाने चाहिए कि हम वाटर के ऊपर जो प्रेशर है, वाटर हमारा जो प्रेशस रिसोर्स है, उसके ऊपर जो हमने इतना प्रेशर डाल दिया है, उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। सो यू कैन थिंक अबाउट इट। फिर एक जो इसका मेथड आता है वो बहुत अच्छा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो बारिश का पानी है उसी को आप बचा लीजिए, उसी को आप यूज कीजिए। ये देखिए ये जो बनाया हुआ है इन्होंने, बारिश का पानी आया, ये क्या हुआ, पाइप्स हुए, फर्स्ट फ्लश पाइप, एक टैंक के थ्रू यहाँ पे सारा जो भी छत पे पानी गिर रहा है वो एक पाइप्स के थ्रू क्या हो रहा है, एक टैंक में आ रहा है, फिल्टर होके यहाँ पे इस टैंक में इकट्ठा हो रहा है। फिर ये जो हो रहा है ये फिर एक दूसरे रिचार्ज पिट भी है नीचे से, बोरवेल, मतलब इसमें से आपको करके इसको यूज भी कर सकते हैं, और स्टोरेज इधर से निकाल के इसको स्टोरेज टैंक में डाल सकते हैं। ये इस तरीके से मतलब बड़े बड़े टैंक्स बना लेते हैं लोग अपने घर में, जिससे कि आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, द हार्वेस्टिंग इज द एक्टिविटी ऑफ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर डायरेक्टली बाय वेरियस मीन्स। हार्वेस्टेड वाटर कैन ईदर बी यूज्ड इमीडिएटली, देखो नीचे उसको टैंक में स्टोर कर लिया, इमीडिएटली भी यूज कर सकते हैं, उसको टैंक में स्टोर करके भी काफी दिन तक भी यूज कर सकते हैं। केरला और मिजोरम जो है उसमें स्मॉल टैंक्स में यूज करते हैं वो रेन वाटर को। इसमें बताया गया है कि दिल्ली में भी हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए केरला मिजोरम तो कर रहा है, आप राजस्थान के भी कुछ जगहों पे जाएंगे, या फिर आप राजस्थान के पुराने स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे फोर्ट में, नॉट ओनली राजस्थान, बहुत सारे आप किलों में देखेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्ट करने के अलग से मैकेनिज्म बनाए गए थे, बावड़ी बनाई जाती थी, तालाब कुंड बनाए जाते थे वहाँ पर, ताकि उसमें क्या होता था, वहाँ पे रेन का, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाया करता था, और उसी पानी को फिर बहुत बहुत देर तक यूज किया जाता था, मतलब ऑलमोस्ट पूरे पूरे साल चला करता था वो पानी, कम हो जाता था गर्मियों में, लेकिन वो पानी को हमेशा यूज किया जाता था। दिस वॉज द चैप्टर। इस चैप्टर में आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, कुछ समरी में दिखाया है, वाटर वेपर्स जो होता है इवेपोरेशन के थ्रू और ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, वाटर वेपर फिर कंडेंस होते हैं और फिर बारिश बन के नीचे आते हैं, जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट होती है उसको
कम टुगेदर और बारिश के फॉर्म में नीचे आएंगी। फिर हमने पढ़ा था स्नो, हेल स्टॉर्म के बारे में डिफरेंस, इन सब के बारे में अलग अलग डिफरेंस हमने पढ़ा था। तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो होता है उसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। एक्सेसिव रेन से फ्लड्स आ जाते हैं, बारिश नहीं हो रही तो ड्राउट कंडीशन डेवलप होती है। अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज लिमिटेड सो इट नीड्स टू बी यूज्ड केयरफुली, है ना। एक बार हमने और फैक्ट पढ़ा था, अर्थ का 71% सरफेस पे वाटर है और उस सारे वाटर में से 97% वाटर तो ओशन में ही है। ये सब हमने पढ़ा था। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर था, तो मैंने इसमें फिर भी कुछ चीज़ों को इलेबोरेट किया अपने तरफ से। तो जैसे जैसे हम आगे वाली क्लासेस में जाएंगे तो हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है इस पर आप इस लेक्चर की PDF ले सकते हैं, और अगर आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। हैव अ गुड डे।